अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान रमशा कंवल। एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। मेरे साथ मोहम्मद वसीम रोजाना मौजूद होते हैं, जो कि मेरी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत सारी चीज़ें और छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं वो अब सीख रही हूँ। तो सबसे पहले आज के मैच की हम शो में बात करेंगे, जो कि आज खेला जा रहा है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और साथ साथ हम इस मैच को भी डिस्कस करेंगे और कल जो मैच हुआ है उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आप आज के मैच को कितना एक्साइटिंग देख रहे हैं वसीम, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी? देखें, दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही हैं, कंसिस्टेंटली नहीं रही हैं। एक मैच दोनों ने जीता हुआ है, लेकिन एक अच्छे कॉन्टेस्ट की आज उम्मीद की जा सकती है। शारजा का पिच हमने देखा, अच्छा एक पिच है, तो बेहतर है बैटिंग के लिए। लेकिन दोनों की अगर हम बॉलिंग लाइनअप्स देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ज़्यादा जो मैच इनका आपस में पड़ेगा कि कौन सी टीम अच्छी बॉलिंग करेगी, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं, दोनों की बॉलिंग है। तो अब जरा इस पर डिटेल में हम बात करेंगे, दोनों कैप्टन्स का भी जरा कुछ जिक्र होगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट की जाने पड़ेंगे, उमर फारूक से। जरा उनसे कुछ बात कर लेते हैं। उमर फारूक ने हमें बताया कि जो पीसीबी अब ये कह रहा है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग होगी। क्या मामला है उमर, कितने मैचेस जिसने खेले होंगे, क्या तरीका कार होगा, कुछ हमें आगाह कीजिए इस बारे में उमर। जी बिल्कुल, पीएसएल ने एक बहुत ही एक एक्साइटिंग किस्म का एक रूल निकाला है कि आप मिड सीज़न जो है वो अपना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ शर्त उन्होंने रखी है कि एटलीस्ट जो प्लेयर 4 मैचेस ना खेला हो, पहले 4 मैचेस जो अभी अब तक कल ख़त्म होंगे, यानी कल के डेट में ऑलमोस्ट हर टीम जो है अपने 4 मैचेस खेलेगी। ये शर्त रखी गई कि कोई लड़का अगर इन 4 मैचेस में नहीं खेला, तो अगर किसी टीम को XYZ टीम की में से कोई लड़का चाहिए और उस टीम को जो है अपना प्लेयर जो है ट्रेड करना है, चेंज करना है, तो वो ये चीज़ कर सकती है। लेकिन उसका रूल है कि कैटेगरी सेम होनी चाहिए और पैसों पे बाइंग नहीं होगी, सिर्फ ट्रेड होगी और स्वैपिंग होगी ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज प्लेयर हम बात करें तो बड़ा मुश्किल होगा हर टीम के लिए, जो कि मुझे लगता है कि शायद प्रॉब्लम ये 1 या 2 एक्सचेंज हो सकती हैं। वो भी मुझे लगता है कि शायद बहुत मुश्किल हो, बिकॉज 4 मैचेस के बाद ऑलमोस्ट हर टीम को अपनी स्ट्रेंथ का पता लग जाता है, उनको अपनी डेफिशिएंसीज का पता लग जाता है और उनको पता होता है उन्होंने क्या करना है। नुकसान होता है कुछ लड़कों को कि वो उनको शायद यकीन नहीं होता, या उनकी टीम्स को पता होता है कि हमें इन लड़कों को खिलाना नहीं है इस पूरे सीज़न, बिकॉज उनको लगता है कि उनका कॉम्बिनेशन जो है 4 मैचेस में बन गया, तो हमें दे डोंट लुक फॉर द अदर ऑप्शन। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल प्लेयर को नुकसान होता है कि वो पूरा सीज़न यहाँ पे रहता है, वो ऑल्दो पैसे उनको मिलते हैं लेकिन वो खेल नहीं पाता, बिकॉज खेलना बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म होता है हर यंग प्लेयर के लिए दुनिया को दिखाना कि मेरे में क्या कैपेबिलिटी है। बिकॉज बिल्कुल प्लेयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो खेलें, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएं। साथ साथ उमर फारूक, ये भी पीएसएल पर जब भी स्टार्ट होता है तो सबकी नजरें होती हैं और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के जरिए आते हैं और नेशनल टीम्स में सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स की हम बात करें, इस वक्त भी उमर अकमल की अगर खास तौर पर बात की जाए, उसके अलावा अहमद शहजाद की बात की जाए, तो इनका तो करियर जुड़ा हुआ है। अब सलमान बट ने भी ज्वाइन किया, यही कहा जा रहा है कि अब ये एक रिवाइवल हो सकता है उनके करियर का। तो क्या नजरें और इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पीएसएल? जी बिल्कुल, अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो आई थिंक मेक एंड ब्रेक है फॉर एटलीस्ट 2 प्लेयर। अगर हम बात करें अहमद शहजाद की और उमर अकमल की, ये वो प्लेयर हैं जो जिनका करियर यहाँ से रिवाइव होना है। काफ़ी अरसे से ये पूरे के पूरे सीन से आउट हो गए हैं। वसीम ज़्यादा इसे वो अच्छा ब्रीफ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब ऐसे बैट्समैन जो बहुत टैलेंटेड हों लेकिन समहाउ वो अपने आप को उस तरह ट्रांसफॉर्म ना कर पा रहे हो अपने टैलेंट को। बहुत से मौके मिले अहमद को और उमर को, लेकिन आई थिंक उनके ऑफ द फील्ड इश्यूज़, उनकी जो ऑन द फील्ड परफॉर्मेंसेज है उन पे आई थिंक असरअंदाज होते हैं। उनके डिसिप्लिन के इशू हैं। ऑल्दो कहने को हम बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो इग्नोर किया जा सकता है, उनको अच्छा हैंडल किया जा सकता है, लेकिन उमर अकमल अपनी आई थिंक फुल फॉर्म में है। और अगर हम बात करें प्रिसाइजली अहमद शहजाद को ड्रॉप करना पड़ा है कोयटा को, थोड़ा वरी लगा मुझे। उनके पास चांस था कि उसको एक और मैच खिलाते, लेकिन ज़ाहिर है ये वो फेज़ है इस टाइम टूर्नामेंट का जहाँ पर टीमों को एटलीस्ट अपने मैचेस को जीतना है, जीत के इंश्योर करना है। 5 मैचेस खेलो, 4 मैचेस खेल के एटलीस्ट 4 मैचेस आपको जीतने हैं, ये आपको हेल्प करेगा। बिकॉज जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, जो कंपटीशन है वो काफ़ी स्टिफ होता जाएगा, काफ़ी टफ होता जाएगा। कोई रूम नहीं रहेगा किसी टीम के लिए कि वो अपने चेंजेस ज़्यादा करें। अभी चांस है उनके पास, और आई थिंक कोयटा इज़ द वन टीम जो कि इस टाइम टेबल के टॉप के ऊपर है, और आई थिंक इस टाइम बेस्ट टीम वो है बिकॉज उन्होंने कैपिटलाइज़ किया। उनको पता है कि शेन वॉटसन जो है जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर फारूक, हमें अपडेट करते हैं। बात वसीम वही, आपका इस पर एनालिसिस क्या कहता है कि जो बात उमर कर रहे हैं कि अहमद शहजाद को ड्रॉप किया, हालांकि कोयटा जो है वो अनबीटन अभी तक रहे हैं, तो अहमद शहजाद को ड्रॉप करने की क्या वजह, और फिर के PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सबकी नजरें यकीनन जुड़ी हुई होती हैं। देखिए दोनों मैचेस में अहमद की परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई, दूसरा उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी इतना अच्छा नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया। आई वाज बिट सरप्राइज्ड। टू अर्ली और नॉट, मेरे ख्याल में उसको खिलाना टू अर्ली था कि इतने लंबे अरसा बैन रहा है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेला हुआ है, तो मैं भी उसको 2-3 मैचेस के बाद थोड़ा सा उसको यूज टू होने देते, कंडीशंस का, वहाँ पे PSL का दोबारा उसके बाद लेके आते। लेकिन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, फ्रेंचाइज ने अपना फ़ायदा देखना है कि हमने मैचेस कैसे जीतने हैं, उनका काम ये नहीं कि हमने किसको चांसेस देने हैं किसको नहीं देने हैं। एंड ऑफ द डे उन्होंने देखा कि हमें अहमद की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया है। लेकिन उमर अकमल के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह का स्टार्ट उसको मिल चुका है, अगर इस फॉर्म को वो कैरी करता है, सरफराज ने भी स्टेटमेंट दी है, कोच मिकी आर्थर ने भी कहा है कि हम कंसिडर करेंगे ये परफॉर्मेंसेस, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ये के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वक्त। लेट्स सी कि अब वही, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि लाहौर कलंदर्स आया, उसको स्ट्रेट वे खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, अगर खिलाएंगे तो वो किस नंबर पे खेलेगा, उसका रोल क्या होगा, उसके लिए काफ़ी एक लंबा मतलब कहूँगा कि भी प्रोसीजर बाकी है अभी। अब जरा आज के मैच का तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जरा कुछ कल के मैच का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं वसीम के कल के मैच में क्या खामियां रही और क्या कोताहियां रही और किसकी क्या स्ट्रेंथ रही। सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं मैच समरी, और कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीता था और मुल्तान को बैटिंग फर्स्ट करनी पड़ी। सबसे पहले तो टॉस कितना इंपॉर्टेंट था, पिच का बिहेवियर आपने कैसा देखा और किसके लिए फेवरेबल रहा? देखिए टॉस की हमेशा से वैल्यू रही है, स्पेशली जब कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रहे हैं। वी ऑल नो कि वो बेस्ट टीम है जब चेस करने की बात आती है। PSL की हिस्ट्री उठा के अगर आप देख रहे हो, इस दफ़ा भी आप देखते हैं चेस करने में उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैं समझूंगा कि 70% मैच उन्होंने जीत लिया था जब उन्होंने टॉस जीता एंड दे बोल्ड फर्स्ट, क्योंकि उनकी बॉलिंग इस टाइम ज़बरदस्त चल रही है। तो कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस हमें नज़र आती है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जाने से, चाहे आप बॉलिंग में देखें या उसके बाद बैटिंग में, सारे बैट्समैन के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान की भी कुछ समझ नहीं आ रही है, उनके टैक्टिक्स ही, हर मैच में उनकी टीम चेंज हो रही है। 3 मैचेस वो खेले हैं, 3 डिफरेंट कीपर वो खेले हैं, ओपनिंग कॉम्बिनेशन वो डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, बॉलिंग के अंदर भी अजीब सा बॉलिंग ऑर्डर कल भी हमने देखने को मिला है। तो ठीक है, क्रेडिट जाता है कोयटा ग्लैडिएटर्स को कि उन्होंने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उतना ही क्रेडिट मुल्तान सुल्तान को भी जाता है कि उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जिस तरह के उनके टैक्टिक्स थे, वो समझ से बिल्कुल बाहर थे। आपने कहा कि शारजा की पिच को देखते हुए लगता है कि हार्ड हिटिंग मैचेस होंगे, उनको सपोर्ट करती दिखा दी। कल की पिच को देखते हुए फर्स्ट मैच क्योंकि अब हो चुका है, आपने उसको कैसे देखा? क्या देखिए पिच वाज गुड फॉर द बैटिंग, 160 रन फिर भी बना लिए यहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने। हालांकि एक मौके पे लग रहा था कि दे वर ऑल सेट फॉर 180 to 190 रन्स, लेकिन फिर वंस अगेन उनका जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि उनका जो बैट्समैन का स्ट्राइक रेट है, अगर टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, इवन मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक ने ठीक है कल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन स्ट्राइक रेट का इशू रहेगा। और आखिर में वो दे आर होपिंग कि आके शाहिद आफरीदी 10 बॉलों पे 40 कर देगा या 50 कर देगा, आंड्रे रसल आके 6 छक्के मार देगा। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर वो 150 ही करेंगे, और 150 एनफ नहीं होता है उनकी बैटिंग के लिए। तो थोड़ा सा उनको अपने टैक्टिक्स देखने होंगे कि हमने कैसे 20 ओवर की क्रिकेट कैसे खेलनी है, सिर्फ आखिरी 5 ओवर प्लान ना करें बल्कि पहले 15 ओवर भी प्लान करें, उसके अंदर हमने रन्स कैसे बनाने हैं, कौन से बॉलर्स को टारगेट करना है। अब ये जो कल टारगेट मिला है वसीम 160 रन का, और मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो सबसे पहले शुएब मलिक की बात कर लेते हैं। शुएब मलिक ने जो इनिंग्स खेली 53 रन बनाए 37 बॉल्स पे, उसके अलावा क्या वजह है कि 160 रन या इससे बड़ा टारगेट हमें 200 के अराउंड नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए स्टार्ट उनका कल बेहतर हुआ था। जेम्स विंस जो इंटर हुए हैं इनकी टीम के अंदर, कल वो आए, उन्होंने 28 रन बनाए, ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स के लिए एक मोमेंटम दिया अपनी टीम को, और पहले 6 ओवर का अच्छा इस्तेमाल किया, जो कि पिछले 2 मैचेस में हमें मिसिंग नजर आ रहा था मुल्तान सुल्तान की जानिब से। शान मसूद वंस अगेन स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने स्ट्राइक रेट के साथ भी T20 के वो उस तरह नेचुरल प्लेयर नहीं है, वो डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने शुएब मलिक की, मैंने पहले भी बात की थी कि इज़ नॉट अ गेम चेंजर। शुएब मलिक गेम चेंज नहीं करेगा, गेम बना के आपको वो दे सकता है। कल भी टिपिकल हमें शुएब मलिक की इनिंग्स नजर आई, शुरू में उन्होंने अपना टाइम लिया, सिंगल्स 2s पे गए, उसके बाद बाउंड्रीज भी उन्होंने मारी है, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए होती है दूसरे एंड से, कि दूसरे एंड से अगर वहाँ पे शायद आफरीदी थोड़ा फायर करते या आंड्रे रसल फायर करते। वंस अगेन क्वेश्चन रेज होता है कि इन दोनों को भी आपने कितने ओवर्स देने हैं, क्योंकि जब शायद आफरीदी की बैटिंग आई तो हार्डली 3 ओवर्स बाकी थे, आंड्रे रसल खेलने आए, 4 ओवर्स बाकी थे, तो जो शुरू के पहले 15 ओवर हैं वो बेहतर उनको परफॉर्म करना होगा बैट्समैनों को। लेकिन शुएब मलिक की इनिंग्स उस तरह आप देखें तो स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको अच्छी नजर आ रही है, लेकिन इन द एंड इट वाज नॉट यूजफुल। अब बात हम उसी फर्स्ट इनिंग्स की करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो उसमें आपने किसको सबसे बेस्ट बॉलर पाया और कहाँ
जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अप टू द मार्क बॉलिंग की, और कौन से प्लेयर को आप रेट करते हैं? देखिए बॉलिंग में सारे ही लड़के तकरीबन उनके परफॉर्म कर रहे हैं, और सुहेल तनवीर के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया बॉलिंग के ऊपर, एक्सपीरियंस आ गया टॉप ऑफ द ऑर्डर। कल भी नया बॉल उन्होंने बड़ा अच्छा किया, थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशंस थी जिसकी वजह से थोड़ी सी हेल्प उनको मिली, बॉल उनका स्विंग भी हो रहा था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं आने वाले बॉलर्स में मोहम्मद इरफान जूनियर, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट उनका वेरी इंप्रेसिव। आप नवाज की बात करें, ठीक है, वो बड़ी हिटें भी नहीं खाता है, साथ साथ विकेटें भी वो लेता है, इकॉनमी रेट उसका बहुत अच्छा है। उसके बाद मोस्ट इम्प्रूव बॉलर हमें जो नज़र आ रहे हैं द लेग स्पिनर फवाद अहमद, जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं, कल भी उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, पिछले मैच में भी देखा हमने, उन्होंने विकेटें भी ली और काफ़ी कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे हैं, पेस को अपनी वो वेरी कर रहे हैं। तो बड़ा वाइटल रोल होता है लेग स्पिनर का किसी भी बॉलिंग लाइनअप के अंदर, और फवाद अहमद वो रोल मैं कहूँगा कि बाखूबी निभा रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग आपको बॉलिंग लाइनअप भी नज़र आ रही है। एक आध वीक लिंक आपको नज़र आता है, यंगस्टर खिला रहे हैं गुलाम मुदस्सर को, ठीक है, उन्होंने कल 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, लेकिन आई थिंक ये गेव हुए अबाउट 44 रन्स। तो एक आध बॉलर को तो मार पड़ती है, लेकिन जब 4 बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं तो फिर आप कामयाब रहते हैं बॉलिंग में। तो हमने बॉलिंग की भी बात की, बैटिंग की भी बात की, तो जरा बैटिंग में जो चौके छक्के लगाए गए मुल्तान सुल्तान की जानिब से, जरा वो देख लीजिए, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। तो काफ़ी एक्साइटिंग चौके छक्के देखने को हमें मिले। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेकेंड इनिंग्स की बात करेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के मैच पर डिस्कशन जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। वेलकम बैक फ्रॉम एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात हम कर रहे हैं कल के मैच की, जो कि खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो अब जरा कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं। बैटिंग लाइनअप कितना स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया, क्योंकि अगर सबसे पहले शेन वॉटसन की बात की जाए तो उन्होंने 61 रन स्कोर किए। रैली रॉसो की अगर बात की जाए तो 67 रन उन्होंने स्कोर किए, बड़ा अच्छा स्टैब्लिश किया उन्होंने स्कोर अपना। देखिए शेन वॉटसन की अगर हम बात करते हैं, एक दफ़ा फिर वो प्रूव उन्होंने किया है कि बेस्ट ओवरसीज प्लेयर अभी तक जो पीएसएल के सारे एडिशंस के देखते हैं, आपको शेन वॉटसन नज़र आएंगे। हर साल वो परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टीमों से खेले हैं, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कंडीशंस का, पिचेस का। एक दफ़ा फिर कल उन्होंने शो किया अपनी स्ट्रेंथ को। लेकिन जो हैरानगी की बात थी कि जो जिसको कहते हैं ना, जब मैं भी मैच देख रहा था तो मैं सर पकड़ के बैठ गया था। कल हमने यहाँ पे बैटल शो की थी कि मोहम्मद इरफान आएंगे, शेन वॉटसन का अच्छा मैच होगा, वो उनको आउट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उनको विकेट मिल जाए। लेकिन जब बॉलिंग स्टार्ट हुई तो हम ढूंढ रहे थे मोहम्मद इरफान बॉलिंग शुरू करेंगे। बॉलिंग शुरू किसने की? यंगस्टर अली ने, उसके बाद अली शफीक ने। दूसरा मैंने कहा ओवर शायद इरफान आएंगे, पेस एंड बाउंस के साथ आएंगे, वॉटसन की विकेट लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि 160 रन का टारगेट था। वहाँ से बॉलिंग कौन करने आता है? लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली। तो वेरी स्ट्रेंज टैक्टिक्स फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, क्योंकि कल भी मैंने बात की थी कि मोहम्मद इरफान इज़ वेरी इफेक्टिव विद द न्यू बॉल। एक्स्ट्रा पेस और बाउंस की वजह से उनका लेंथ बॉल भी ऊपर आता है, उनका शॉर्ट बॉल भी ट्रबल करता है। और शेन वॉटसन अर्ली ऑन हमने देखा है कि बैक फुट पे वो रहते हैं, अक्रॉस द लाइन वो खेलने की कोशिश करते हैं, फुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी अगर विकेट गिर जाती वहाँ पे शेन वॉटसन की। लेकिन स्ट्रेंज टैक्टिक्स मुझे समझ नहीं आई। शेन वॉटसन को आपने चांस दिया, उसके बाद जो बॉलर लगाए, मीडियम पेसर आपने लगाए या लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाए, तो कल जिस समझदारी से शेन वॉटसन खेले कि ट्रैप में शुरू में नहीं आए, वो अगले बॉल को बड़ा अच्छा उन्होंने स्पिनर को मैनेज किया अगेंस्ट द एंगल। काफ़ी मुश्किल स्ट्रोक हमने शुरू में देखे जो शेन वॉटसन ने खेले अगेंस्ट नोमान अली, कि थोड़ा सा रूम बनाया ऑफ स्टंप पे गैप से, वहाँ पे उन्होंने बाउंड्रीज हासिल की हैं। तो फुल क्रेडिट टू शेन वॉटसन। जो डिसीजंस कैप्टन की जानिब से लिए गए वो भी थोड़ा सा आप कह रहे हैं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा उनका दखल उसमें शामिल था। उसके बाद रोसो की अगर हम बात करते हैं, जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। काफ़ी दिनों से वो क्वाइट नज़र आ रहे थे, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नज़र नहीं आई थी। लेकिन कल जिस तरह की बैटिंग उन्होंने भी की है, ज़बरदस्त वो हिट लगाते हैं। उनकी मुझे क्वालिटी नज़र आई कि गैप्स में बड़ा अच्छा वो खेलते हैं। कुछ बड़े अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए शाहिद अफरीदी की बॉलिंग पे, जब अगेंस्ट द एंगल, अगेंस्ट द टर्न, ऑफ स्टंप पे उन्होंने स्ट्रोक्स उनकी अप खेले, वेरी इंप्रेसिव। तो गुड न्यूज़ फॉर ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो बैट्समैन हैं, चाहे वो ओवरसीज़ हैं चाहे वो लोकल हैं, फास्ट बॉलिंग को तो वो अच्छा खेलते ही खेलते हैं, लेकिन स्पिन पे भी अपनी कमांड शो कर रहे हैं। इरफान की बॉलिंग पर क्या कमेंट करेंगे आप? क्योंकि हम यही बात करते हैं कि जैसे भी आपने भी कहा कि बैटल में हम सबकी नजरें उन पर थी, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट वो ले सके। इरफान की बॉलिंग को कहाँ रेट करते हैं? देखिए उसका स्पेल देख के मुल्तान की मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने सोचा होगा यार गलती होगी हमसे, क्योंकि पुराने बॉल के साथ भी जब वो आए उन्होंने तंग किया। शेन वॉटसन उस टाइम सेट खेल रहे थे, लेकिन आते ही मोहम्मद इरफान ने उनको वहाँ पे आके तंग किया अपने बाउंस के साथ। एक दो बॉलें वो बीट भी हुए, बाकी बैट्समैनों भी स्ट्रगल किया। तो मोहम्मद इरफान तो ज़बरदस्त वो कर रहे हैं अपनी बैटिंग। अगर आप देखते हैं तो बॉलिंग के अंदर मोहम्मद इरफान को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना होगा और थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना होगा मुल्तान सुल्तान को
कि विकेटों के लिए उनको जाना पड़ेगा, स्कोर आप इस तरह डिफेंड नहीं कर सकते हैं। जेम्स विंस की बात कर लेते हैं, तो वहाँ वो कैसे आपको परफॉर्म देखिए, एक करते ज़बरदस्त एडिशन हमें नजर आया है जेम्स विंस का। मुल्तान सुल्तान की हमने पिछले मैच में बात की थी कि टॉप ऑर्डर में ना वो फायर की कमी हमें नजर आ रही है, तो उनके आने से कल उन्होंने ठीक है छोटी इनिंग्स खेली, 28 रन बनाए, लेकिन ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की और पावर हिटिंग की शुरू के अंदर ही, जिसकी वजह से एक मोमेंटम थोड़ा सा मिल गया था मुल्तान सुल्तान को। लेकिन उसमें उनकी अगर हम बैटिंग कल देखते हैं, साथ साथ अगर हम उसकी फील्ड प्लेसमेंट जो उसके अगेंस्ट थी, अगर हम उस पर थोड़ा सा जहाँ पे डिस्क्राइब करने की और कोशिश जरा करते ये भी हैं। आपने वसीम बताना है कि ओवरऑल जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड रहा कल दोनों टीम्स की जानिब से, वो कैसा रहा? क्या आप देखिए, ग्राउंड फील्डिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया दोनों टीमों ने, कुछ अच्छे कैचेस भी हमें देखने को मिले, लेकिन अगर हम टैक्टिक्स की बात करते हैं, फील्ड प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो कल आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद नवाज बॉलिंग करने आए थे जेम्स विंस को, तो उन्होंने पहला बॉल उनको हिट किया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, मिड ऑन से थोड़ा सा बाहर, मिड विकेट हालांकि खड़ी हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर थी और ये बड़ा गैप यहाँ पे मौजूद था। हालांकि इतना बुरा वो बॉल नहीं था, इतना शॉर्ट नहीं था, बट क्रीज का यूज़ किया, बैकफुट के ऊपर गे किया और नेक्स्ट बॉल उन्होंने दोबारा इस एरिया में उनको चौका मारा। उसके बाद टैक्टिक्स नजर आए सरफराज अहमद की जानिब से, उन्होंने जो मिड विकेट का फील्डर था उसको काफ़ी सीधा लेके आए, ये गैप उन्होंने कवर किया। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक स्ट्रोक नज़र आया जेम्स विंस की जानिब से, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और ऑफ स्टंप पे उन्होंने वो चौका लगाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो सरफराज अहमद के ट्रैप में आए, क्योंकि सरफराज अहमद ने ये बड़ा गैप छोड़ा हुआ था बिहाइंड स्क्वायर। जब वो स्वीप शॉट खेलने गए इस एरिया के अंदर, मिस किया और वो लेग बिफोर आउट हुए, तो वंस अगेन जो कैप्टन की थिंकिंग है वो उसके अंदर आई और उन्होंने वो कामयाबी हासिल की। तो कुछ चौके उनको कॉस्ट हुए इस दौरान, लेकिन उन्होंने जब विकेट हासिल की, कैप्टनसी पे सवाल उठ रहे थे सरफराज की, वो अभी तक वेरी साउंड दिखाई टू दे बी रहे हैं। ऑनेस्ट सरफराज बड़े डिफरेंट कैप्टन thinking, नजर आ रहे हैं, बड़ा वो अटैक भी कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ मेरे ख्याल में वो सीख के आए हैं साउथ अफ्रीका से, वहाँ पे जो इंसिडेंट पे हुआ है। लेकिन वंस अगेन गुड न्यूज़ फॉर ग्लैडिएटर्स कि उनकी हर चीज़ राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और सबसे बढ़ के उनकी कप्तानी भी। अगर हम कल फील्डिंग की आपने बात की है, तो मेरे लिए वो कैच जो था, अगर हम बात करते हैं शेन वॉटसन ने जो हिट मारी थी और जो कैच पकड़ा था, 12th मैन आए थे मोहम्मद इरफान, लेग स्पिनर, उनको भी अभी तक चांस नहीं मिला है। अंडर प्रेशर आप 12th मैन होते हैं जब अंदर आते हैं और आते ही कैच आ जाए, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड एफर्ट फ्रॉम मोहम्मद इरफान, उन्होंने अच्छा वो कैच पकड़ा, क्योंकि लास्ट ईयर यही सिचुएशन थी, मोहम्मद इरफान आए थे फील्डिंग करने मुल्तान सुल्तान के लिए और 2 बॉलों के लिए अंदर आए थे, 2 बॉलों में से एक पे कैच छोड़ा, उसके बाद बाहर चले गए, तो बगैर खेले ही उनकी काफ़ी ज़्यादा क्लास हो गई थी। लेकिन वंस अगेन क्वेश्चंस रेज होते हैं मुल्तान सुल्तान की सिलेक्शन के ऊपर। के पास मोहम्मद इरफान लेग स्पिनर मौजूद है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्म की है, बेस्ट बॉलर हुआ है अभी डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसको अभी तक चांस नहीं मिला है। तीनों मैचों में हमने देखा है 3 डिफरेंट उन्होंने कीपर्स खिलाए हैं मुल्तान सुल्तान ने, ओपनिंग कम्बिनेशन वो चेंज कर रहे हैं। चौथा कीपर उनका जो मैं कहूँगा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, उमर सदीक बाहर बैठे हुए हैं, वो कीपिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टीम सिलेक्शन को उनको बेहतर करना होगा। मे भी आप कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान वेट कर रही है कि हम राइट कम्बिनेशन तलाश कर लें, लेकिन करते करते आप इसी तरह PSL से बाहर भी हो सकते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी करनी होगी, इसलिए उनको जल्दी करना होगा। बहरहाल कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जैसे वसीम भी कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली गई और उनका जो हर डिपार्टमेंट है वो खासा स्ट्रॉन्ग है। कल जो चौके छक्के लगाए गए कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, उस पर एक नजर डालते हैं, presented by Cadbury. So how was the boundaries, Wasim? वेरी क्विकली अगर मुल्तान सुल्तान उनकी बॉलिंग देखेंगे तो एक चीज़ उनको जो नज़र आएगी, लेंथ बॉलिंग उन्होंने काफ़ी की, जिसकी वजह से उनको पनिश हुआ। ना वो शॉर्ट बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा गए, ना ही डॉक्टर्स के ऊपर गए, ना ही वेरिएशन ज़्यादा उन्होंने यूज़ की है, तो ये चीज़ उनको इम्प्रूव करना होगी। ठीक है, तो खासी टिप्स आप देते जा रहे हैं मुल्तान सुल्तान को, बाकी फर्क नहीं टीम्स के पड़ रहा लिए कोई लूंगी भी। मैं आपसे टिप्स। बाहर हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। ओके, तो वेलकम बैक इन HBL PSL खेल दीवानों का। और मेरे साथ साथ जैसे कि वसीम मेरी कोचिंग भी करते जा रहे हैं, अभी मैं लेग स्पिन बॉलिंग सीख रही थी, जी, लेग स्पिन आई एम रियली जूनियर टू क्रिकेट, तो अभी सीख रही हूँ। बहरहाल अब हम बात करेंगे ज़रा कुछ नेक्स्ट मैच की, ये जो है ना वापस इन द ग्राउंड। सबसे पहले आज मैच हो रहा है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और अगर दोनों टीम्स की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो 2 दफ़ा मैचेस जीत भी चुके हैं, और अगर बात की जाए कराची किंग्स की तो इस दफ़ा तो वो दोनों मैचेस जीत गए, लेकिन ओवरऑल जो रेट है वो पेशावर ज़ल्मी का ज़्यादा है मैच विनिंग।
हाँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस शायद आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब अभी तक की परफॉर्मेंस दोनों की देखते हैं, दोनों एक मैच हार चुकी हैं, एक मैच ही जीती हुई हैं, तो ऑब्वियसली दोनों की कोशिश होगी कि यहाँ पे वो बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथ्स की हम बात करते हैं, डेफिनेटली दोनों की स्ट्रेंथ हमें बॉलिंग के अंदर नज़र आ रही है। पेस की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ आपको वहाब रियाज नज़र आते हैं, हसन अली नज़र आते हैं, हुमैद आसिफ नज़र आते हैं, आपको समीन गुल नज़र आते हैं। जब दूसरी तरफ आप बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मोहम्मद आमिर नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको शिनवारी नज़र आते हैं। तो पेस टैग दोनों का तगड़ा है। और स्पिन में भी अगर हम देखते हैं तो इमाद वसीम द कैप्टन, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे पहले कि हम दोनों की जो टीम्स हैं उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की भी बात करें और जो ज़रा बैटल्स हैं उनकी भी बात करें, एक सवाल जो मैं आपसे ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा ऑनर भी इन डिस्कशन रहे वो चीज़। मुल्तान सुल्तान के साथ क्या हुआ कि शकील अंसर की अगर बात की जाए, 40 साल के वो हैं, 3 दफ़ा जो है विकेट कीपर्स चेंज कर सके, क्या मामला है, मसला क्या है, ज़रा व्यूअर्स को भी बताएं ना आप। देखिए एक्सपेरिमेंट वो करी जा रहे हैं। पहला मैच जब भी किया शकील अंसर ने, स्टैट्स आपके सामने हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा वो कहने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आई बिलीव कि इनके पास बेहतर ऑप्शन मौजूद है। अगर लोकल कीपर खिलाना है इन्होंने, उमर सदीक जो कि लास्ट ईयर भी मुल्तान के साथ थे, तो वो बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। कीपिंग के अंदर ही वो बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, बैक टू कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी, ये लाजमी था कि जो है वो पूछा जाए आपसे। अच्छा जी, कराची सिर्फ किंग्स आपके ज़हन में नहीं था, ये बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल चल क्योंकि रहा हम वो था। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे वसीम, तो इसीलिए अब हेड टू हेड मैचेस की अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की जो रिकॉर्ड्स हमारे सामने हैं, वो तो मैचेस इन्होंने दोनों ने खेले 8 मैचेस, जिसमें से 6 जो है वो पेशावर ज़ल्मी जीत गई और सिर्फ जो है वो 2 मैचेस अगर बात की जाए कराची किंग्स की तो उन्होंने जीते। तो ओवरऑल रिकॉर्ड्स देखते हुए तो लग रहा है अभी भी कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो अभी भी फेवरेट होगी। देखिए क्रूशल मैचेस में हमेशा ज़ालमी ने कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से आपको कराची किंग्स टेबल के ऊपर इतना ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे नज़र नहीं आई अदर देन द लास्ट ईयर। लेकिन इस दफ़ा कराची किंग्स की बेहतर एक टीम बनी हुई है। कुछ जो मिसिंग लिंक्स हमें लास्ट ईयर नज़र आ रहे थे वो भी बैटिंग के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हैविली दे आर रिलाइंग ऑन देयर बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग उनको मैच जिताएगी, लेकिन बैटिंग को फायर करना होगा। यहाँ पे हमने पहले मैच में देखा था कि बाबर आजम और लिविंगस्टन की जो पार्टनरशिप हुई थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद जब वो ओपनर्स जल्दी आउट हो रहे हैं, स्पेशली लिविंगस्टन की अगर हम बात करते हैं, तो फिर आके बाकी बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा नीचे आ जाता है जब पिच में थोड़ी सी हेल्प हो। फास्ट बॉलर्स के लिए मोहम्मद रिजवान के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, तो थोड़ा सा बेहतर इंप्रूव करना होगा अगर आप देखते हैं बैटिंग को। देन मूविंग ऑन टू द फेवरेट सेगमेंट, इंटरेस्टिंग वन द बैटल। तो सबसे पहले जो बैटल है वो हो सकती है कामरान अकमल और इमाद वसीम। कैसा टाकरा होगा दोनों का? देखें, इमाद वसीम नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में इस टाइम आते हैं नए बॉल से। अगर आप पावर प्ले के अंदर बॉलिंग की अगर आप बात करते हैं, ज़बरदस्त उनका इकॉनमी रेट है। टाइम ज़्यादा विकटें वो पिक नहीं करते हैं, लेकिन इकॉनमी रेट उनका ज़बरदस्त है। बॉल वो टर्न नहीं करते हैं, अंडर कट करते हैं बॉल को, जिसकी वजह से ज़्यादा अंदर आता है बॉल, और स्विंग उनको मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कामरान अकमल को, कि शुरू में थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म स्पिन, तो इंटरेस्टिंग ये बैटल होगी क्योंकि ज़्यादा बॉल अंदर आएंगे, विकटों की जानिब आएगी। अगर हम देखते हैं कामरान अकमल को जब इमाद वसीम बॉलिंग करेंगे, अब लेट्स सी कि अगर वहाँ पे वो क्रॉस द लाइन खेलने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, या उनको अगेंस्ट द एंगल ऑफ स्टंप पे खेलने की कोशिश की कामरान अकमल ने, क्योंकि कट शॉट उनका फेवरेट शॉट है, तो वहाँ पे चांस मिल सकता है इमाद वसीम को। लेकिन अगर कामरान अकमल की स्वीप चलनी शुरू हो गई तो फिर आपको छक्के भी उधर नज़र आ सकते हैं। लेकिन कराची किंग्स दे विल बी होपिंग कि इमाद वसीम यहाँ पे विकेट पिक कर सके कामरान अकमल की, और साथ साथ मोहम्मद आमिर भी होंगे, तो दोनों की कोशिश होगी कामरान अकमल को किसी तरीके से जल्दी आउट किया जाए। सही है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कैरन पोलार्ड एंड शाहीन शिनवारी। देखिए उस्मान शिनवारी की अगर हम बात करते हैं, पेस है उनके पास, पेस है, वेरिएशंस वो अच्छी करते हैं। पोलार्ड को हमने देखा है कि वो लॉन्ग हैंडल यूज़ करते हैं, हिट मारने की कोशिश करते हैं दूर वाली बॉल को, लेकिन अगेंस्ट द पेस वो स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल। जब बॉल उनको अच्छा बाउंसर हाइट के ऊपर होगा, शिनवारी की पेस है कि यहाँ पे इनको वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एंड में जब पोलार्ड की बैटिंग आई तो मोस्ट लाइकली वो हिटें मार रहे होंगे, तो वहाँ पे बुरा ऑप्शन नहीं होगा उनके अगेंस्ट शॉर्ट बॉलिंग करना। तो इंटरेस्टिंग बैटल ये भी होगी क्योंकि अच्छा यॉर्कर भी करते हैं शाहीन शाह अफरीदी। Then we have हसन अली एंड लिविंगस्टन। मैंने भी शाहीन शाह अफरीदी कह दिया, उस्मान शिनवारी। उस्मान शिनवारी तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कभी। हसन अली एंड लिविंगस्टन। देखिए नया बॉल कर रहे हैं हसन अली, और लिविंगस्टन को हमने देखा था ही कैन बी डेविस्टेटिंग इन द बिगनिंग। जो पहले मैच में उन्होंने 80 आउट की इनिंग्स खेली थी, बड़े बड़े उसमें छक्के लगाए थे, लेकिन हमने जो देखा था उनका जो स्ट्रॉन्ग जोन था दैट इज़ ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप, कि जब उनको ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला तो वहाँ से उन्होंने हिट मारी मिड ऑन मिड विकेट एरिया में। हसन अली की स्ट्रेंथ वी ऑल नो कि वो ज़्यादा रूम नहीं देते हैं,
स्टंप टू स्टंप बॉल करते हैं, अगर उस लाइन पे वो बॉल करते हैं जिस तरह उन्होंने विकेट पिक की थी AB डिविलियर्स की, कि स्टंप टू स्टंप बॉल किया उन्होंने मिस किया, तो यहाँ पे लिविंगस्टन को डेफिनेटली तंग करेंगे हसन अली। अब लेट्स सी कि वो क्या टैक्टिक्स लेके आते हैं, लिविंगस्टन कदमों का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो उनको आराम से खेलते हैं शुरू में। बाबर आजम वर्सेस इस्लाम शेख। देखिए बाबर आजम और लेग स्पिनर्स की ना एक स्टोरी है, अगर आप देखें पिछले PSL में भी देखेंगे 2 दफ़ा आउट हुए थे, शादाब खान से उनकी गुगली वो उनसे पिक नहीं हुई थी। तो नॉर्मली तो इज़ वेरी गुड अगेंस्ट द स्पिन, बाबर आजम की बात करते हैं, लेकिन स्पिनर की गुगली के ऊपर लेग स्पिनर की उनको ट्रबल होती है। अगर इब्तिसाम शेख जो इतने ज़्यादा बॉल टर्न उनका नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छी लाइन से अगर वो गुगली करते हैं और वो मिस कर देते हैं बाबर आजम, तो बाबर आजम कैन बी इन ट्रबल। लेकिन बाबर आजम जिस फॉर्म के अंदर है मुझे लग रहा है वो कदमों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे इब्तिसाम शेख, जिसमें यंगस्टर को चांस भी मिल सकता है या फिर उनको मार भी पड़ सकती है। बिल्कुल, आमिर को भी पर्टिकुलरली अगर डिस्कस करें तो आमिर अच्छी खासी विकेट्स ले रहे हैं अभी तक और अच्छी परफॉर्मेंस भी उनकी ओवरऑल रही है, तो आमिर जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं ज़ल्मी की बैट्समैन। जी मैंने पहले भी कहा कि नए बॉल के साथ कामरान अकमल के अगेंस्ट मोहम्मद आमिर की भी कोशिश होगी कि उनकी जल्दी से जल्दी विकेट ली जाए, लेकिन जो मोस्ट हमने देखा है बैट्समैनों को कि आमिर को थोड़ा वो आराम से खेलते हैं, अगेंस्ट चांसेस नहीं लेते हैं, जब चांसेस लेते हैं एंड में आके वहाँ पे आमिर को विकेटें मिलती है। तो लेट्स सी अप्रोच क्या होती है। तो हमने बैटर्स को डिस्कस किए, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा की प्लेयर्स की बात करेंगे कि दोनों टीम्स के जो की प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से होंगे और किनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रहेंगी। आफ्टर दिस ब्रेक डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहे एजबीएल PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। So welcome back to HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात हम कर रहे हैं आज की मैच की, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो सबसे पहले की प्लेयर्स आपको कौन से लग रहे हैं अगर बात की जाए कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए? वसीम, देखिए कुछ प्लेयर्स हमने डिस्कस किए हैं कि बैटिंग में जो बाबर आजम है, उनके बाकी बैट्समैन भी हैं, लेकिन जो पहले मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें नजर आई थी लिविंगस्टन की जानिब से, तो वो है कि वो डेवास्टेटिंग एक इनिंग्स शुरू में ही खेल सकते हैं, वो टीयर अपार्ट जिसको कहते हैं ना, उनमें एबिलिटी है कि वो बॉलिंग लाइनअप को कर सकते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी इन्हिसार होगा। अगर आज वो चलते हैं तो कराची किंग्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि शुरू में वो बड़ी हिट लगाने की उनमें सलाहियत मौजूद है। स्पिन को भी वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आज देखते हैं टैक्टिक्स क्या होंगे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस आज कैसी जाती है, तो वो क्वेश्चन मार्क आएगा। बिल्कुल, अगर कराची किंग्स की बॉलिंग की बात की जाए तो वहाँ आपको कौन से बॉलर सबसे देखिए बॉलिंग में फास्ट बॉलर्स पे तो हमने बात की है जी कि विकेटें भी ले रहे हैं, शनवारी की बात करें, आमिर की बात करें, लेकिन सबसे जो अहम रोल है वो है कैप्टन इमाद वसीम का। इमाद वसीम की अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं उनका, हमेशा आप पिच मैप उठा के देखें मैच के बाद, तो एक ही एरिया के अंदर आपको नजर आएगी उनकी बॉलें पिच होती हैं, वहाँ से बॉल राइट हैंडर को अंदर आता है, वो रूम नहीं देते हैं, ना इस तरफ वो हिट खाते हैं, ना ही ऑन साइड पे वो ज़्यादा हिट खाते हैं, तो उनका रोल क्रूशल होगा। और एक बार फिर बैटल में कहूँगा कि देखने को मिलेगी हमें इमाद वसीम और ओपनर्स के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी की अगर बैटिंग की बात की जाए तो यहाँ कौन सा प्लेयर है जो कि की प्लेयर साबित हो सकता है? देखिए काफ़ी प्लेयर्स हमने पास में डिस्कस किए हैं पिछले मैचेस के अंदर भी, लेकिन लास्ट मैच में जो हमें परफॉर्मेंस नजर आई उमर अमीन की जानिब से, एक और पिंडी बॉय आपको सामने नजर आ रहे हैं उमर अमीन, जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है, हाईली रेपुटेटेड कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें टेक्निकली इज़ वेरी करेक्ट, टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, वाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान से भी खेल चुके हैं, लेकिन जिस तरह की बैटिंग उन्होंने पिछले मैच के अंदर की कि टफ कंडीशन थी बैटिंग के लिए, 79 रन का टारगेट था और एक मौके पे लग रहा था कि शायद मैच ये फंसेगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह आके 10 चौके लगाए, 61 रन बनाए, तो वो है कि उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आया होगा पिछले मैच से, और आज उनकी बैटिंग देखने का भी मज़ा आएगा, क्योंकि अगर पेस हुई थोड़ी पिच के अंदर जो कि एक्सपेक्टेड है शारजा के अंदर, और आमिर की पेस, शनवारी की पेस को वो इन्जॉय करेंगे, बैक फुट के ऊपर वो तगड़ा खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होगा आज पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग। देखिए बॉलिंग में ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े नाम तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं उनकी, एक नाम जो आपके जेहन में आएगा वो मैद आसिफ, उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पिछले साल रही थी, अभी तक इतनी की बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, थोड़ी सी मार उनको पड़ी है, लेकिन की विकेटें उन्होंने अभी भी पिक की हैं। उनकी भी जो स्ट्रेंथ है, उनकी वेरिएशन, एक तो उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता है, उसके बाद जो वेरिएशन है उनकी, स्लो बॉल, स्लो बाउंसेस करते हैं, जोर्स वो अच्छा करते हैं, तो उनका फॉर्म में भी आना ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए, और मे भी ये जो शारजा की पिच है थोड़ा सूट करेगी उमैद आसिफ को भी। देन मूविंग ऑन टू द प्रेडिक्शंस, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, किसके दरमियान जो आपको लग रहा है कि वो जीत सकता है? देखिए इसमें फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्कस करने होंगे कि एक तो सबसे पहले पिच आ जाता है, कल हमने पिच देखा था, अच्छा बैटिंग के लिए पिच था, कोयटा ने टॉस जीता, चेस करने के वो मैच जीते, लेकिन आज का अगर मैं दोनों टीमों को देखूं तो मुझे जो अपना जो जेन चल रहा है, मैं यही कहूँगा कि टीम
विन द टॉस दे शुड बैट फर्स्ट। यहाँ पे टोटल सेट अगर अच्छा वो करती हैं तो वो डिफेंड कर सकती है, क्योंकि दोनों की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी तगड़ी है, स्पेशली इन कराची केस अगर हम देखते हैं कि कराची अगर पहले बैटिंग करती है, हालांकि आई नो डेफिनेटली कि जो टीम तो बिल्कुल डिफरेंट जो ना डिसीजन कोटा ग्लैडिएटर से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि चेस करने में वो मास्टर हो चुके हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो कैप्टन टॉस जीतेगा वो मोस्ट लाइकली बॉलिंग ही करने जाएगा। लेकिन अगर कराची की पहले बैटिंग आ जाती है, डिसेंट टोटल बोर्ड पे होता है, तो फिर चांस है उनके पास, क्योंकि बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो उनका ये एक मुझे चांस नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं पेशावर ज़ालमी को, तो मुझे आइदर वे अगर आप देखें वो पहले बैटिंग करते हैं या फिर वो चेज़ करने जाते हैं, तो मुझे उनके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो अगर दोनों टीमों में से मुझे चूज़ करना होगा कि कौन सी टीम आज ज़्यादा चांसेस है मैच जीतने के, तो आई वुड गो फॉर पेशावर ज़ालमी। कराची किंग्स की तरफ आप जाते जाते वापस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कराची किंग्स जीतेगा होपफुली। मैं इस दफ़ा कराची किंग्स के साथ। हमारा पिच की अगर बात की जाए तो पिच का बिहेवियर ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी हो चुका है? नहीं, पिच कल तो ज़बरदस्त पिच था बैटिंग के लिए। 160 रन वो जस्टिफाइड नहीं हुए बाद में, इसलिए वो चेज डाउन भी आराम से हो गए थे। थोड़ा सा हमने बाउंस देखा तो उसके अंदर था, उतना नहीं था जितना लास्ट ईयर हमने देखा था, लेकिन फिर भी बैट के ऊपर बॉल अच्छे तरीके से आ रहा था, अच्छे हमें स्ट्रोक्स देखने को मिले। तो आज शायद उससे भी बेहतर पिच होगा, क्योंकि अगर उसी पिच के ऊपर भी हो रहा है अगर मैच, तो उसको थोड़ा सा रिफ्रेश किया गया होगा, उसके ऊपर रोल दोबारा चला हुआ होगा, तो अच्छी कंडीशंस होंगी बैटिंग के लिए। बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स का डेफिनेटली रोल बनता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा बॉल जहाँ पे निकलता है पिच के ऊपर, तो वहाँ पे जो दिमाग से बॉलिंग करेगा, पेस के साथ जान से बॉल करेगा, वो इफेक्टिव हो सकते हैं। तो अगेन अगर आप बात करते हैं बॉलिंग लाइनअप्स की, तो दोनों की आपको ऑलमोस्ट एक जैसी नज़र आ रही है, या स्लाइटली अहेड आपको नज़र आएगी यहाँ पे पेशावर ज़ालमी, क्योंकि 2 विकेट टेकिंग ऑप्शन है उनके पास। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ज़ालमी की फॉर्म उस तरह बेहतर चल रही है, क्योंकि कराची वाले अभी तक 1 से 2 प्लेयर्स के ऊपर ही वो रिलाई कर रहे हैं। बात वो है कि दोनों कैप्टन जो अपने प्लेयर्स को यूज़ किस तरीके से करते हैं और कब करते हैं। बिल्कुल कॉलिंग इनग्राम जो है वो परफॉर्म करें, क्योंकि अभी तक वो क्वाइट जा रहा है। लिविंगस्टन की जानिब से एक हमें इनिंग्स नज़र आई है, तो ओवरऑल एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है हमें। लेकिन पेशावर ज़ालमी मुझे लग रहा है कि आज अपना दूसरा मैच जीतेगी। चले ठीक है, तो कौन ये मैच जीतेगा, पेशावर ज़ालमी या कराची किंग्स? अब तो मैच के बाद ही पता चलेगा। प्रेडिक्ट किया है कि पेशावर ज़ालमी ये मैच जीत सकता है। हम यहाँ से आपसे साइनिंग ऑफ, और कल फिर हाजिर होंगे 6 बजे इन HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। अल्लाह हाफिज।